हेलो बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एफकेट 2 2022 के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने आपको कहा था कि हम एफकेट के लिए भी सीरीज़ लेके आएंगे। तो आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल किया है और वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और उन क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन सीखेंगे एक एक करके। तो जो आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम सी डी एस, एफकेट, सी ए पी एफ, आई बी पी एस, पी ओ, इन सब के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। कुछ के हमने स्टार्ट भी कर दिए हैं, कुछ के हम फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने पहली बार हमारे चैनल को विज़िट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्यूशन चाहते हो। तो बच्चों, आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 10 सिबलिंग्स आउट ऑफ विच A's pocket money is 30% of total and he spends 20% of it and saves rupees 144. What is B's saving if he spends 50% and his pocket money is 20% of total? अब बच्चों, हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें B's सेविंग हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि ए का पॉकेट मनी कितना है, तो 30% ऑफ टोटल, यानी हम यदि टोटल को एक्स मान लें, टोटल अमाउंट को हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 30% ऑफ टोटल एंड ही स्पेंड्स 20% ऑफ इट। 20% वो खर्च करता है, दैट मीन्स सेविंग कितनी है उसकी, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 20 यानी 80%। और वो जो उसकी सेविंग है वो कितनी है, 144। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए की पॉकेट मनी का, जो कि टोटल का 30% है, उस अमाउंट का 80% इज इक्वल टू 144। और यही बात जो मैंने आपसे कही है, इसी को यदि हम सॉल्व करें तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं इलेबोरेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता हूं वो मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 80% हम लिखेंगे, 80% ऑफ, मैंने आपको बताया कि 80% वो सेव करता है। तो 80% किसका, तो 80% ऑफ 30% ऑफ, अब ये 30% किसका, तो x, जो कि हमने टोटल मनी माना हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 144। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, आप जानते हैं 30/100 ऑफ x इज इक्वल टू 144। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 600, यानी x हमने क्या निकाला है, तो ये x टोटल मनी है। अब यदि आप b के पॉकेट मनी को देखें तो b का जो हमें पूछा गया है सेविंग, तो b का सेविंग कितना है, वो 50% स्पेंड करता है। यदि आप क्वेश्चन में देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट बी सेविंग इफ ही स्पेंड्स 50%, यानी वो 50% स्पेंड करता है, दैट मीन्स 50% सेव करता है। तो वो 50% कितना है, तो 20% ऑफ टोटल, यानी इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 50% ऑफ किसका, 50%, तो 20% ऑफ 20% किसका, तो टोटल का, यानी टोटल x हमने लेट किया था और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 600। सो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दैट विल बी, यू कैन राइट इट 50/100 मल्टीप्लाई 20/100 मल्टीप्लाई 600। इस सब को यदि आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू ₹60। सो ₹60 इज द आंसर। बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है
जो कि अ ट्रेन ट्रैवल्ड फ्रॉम सूरत टू जयपुर विथ speed x kilometer per hour for first half distance and with speed y kilometer per hour in another half, then what was the average speed of the train? यानी एक कोई ट्रेन है जो कि सूरत से जयपुर ट्रैवल करती है और वो x किलोमीटर पर आवर की तरफ से पहला हाफ यानी आधा डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करती है, और जो दूसरा हाफ है उसे वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो हमें बताना है कि व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस हमने लेट कर लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए मान लिया। अब आप मुझे बताएं कि हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस ए हमने ले लिया है, लेकिन हमें टोटल टाइम कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे T1। तो T1 का मतलब हुआ आधा डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस यानी a/2, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर इंटू x, तो ये कितना हो गया a/2x। इसी तरीके से यदि हम T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा a/2y। a आधा डिस्टेंस हो गया, a पूरा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस a/2, और स्पीड कितनी है y किलोमीटर। सो T1 और T2 हमने निकाल लिया है। अब हम इसका जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब हुआ कि हम ऊपर टोटल डिस्टेंस को लिखेंगे और नीचे टोटल टाइम को लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमने ए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टोटल टाइम, तो हमने जो दो टाइम निकाला है T1 और T2, ये डिवाइड में आ जाएगा। सो इट विल बी एवरेज स्पीड इक्वल टू ए, जो कि टोटल डिस्टेंस है। T1 हमने निकाला है a/2x प्लस a/2y। अब यदि आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर a रहेगा, नीचे हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2x और 2y का एलसीएम होगा 2xy। अब 2x से 2xy को डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 2x से 2x कैंसिल, y बचा, तो यहाँ पे बचा ay प्लस यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल a, तो ये हो गया ax। अब यदि इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो इट विल गिव यू, मैं यहीं इसको सॉल्व करता हूँ, इट विल बी a/, ये 2xy ऊपर आ जाएगा इंटू 2xy, और नीचे a हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस x। अब a से a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस y, एंड दिस इज द आंसर। बच्चों ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ x टेक्स 12 days to complete a task alone and y takes 10 days to do the same task, then together work for 5 days, then how much work is left। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a किसी काम को 12 डे में कंप्लीट करता है, यानी x so x takes 12 days और y takes 10 days। तो अच्छा x यदि एक पूरे काम को 12 डे में कंप्लीट करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, देयरफॉर 1 डे x का, तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसका नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/12 पार्ट ऑफ वर्क ये काम करेगा। अब यदि y कितना लेता है, तो y टेक्स 10 डेज, y लेता है 10 डे, तो y का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 डे, तो ये हो गया 1/10। अब यदि दोनों मिलके एक साथ काम करें तो ये हो जाएगा टुगेदर इन 1 डे।
तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 1/12 प्लस 1/10। इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यू विल गेट आंसर एज, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 10 का, आप 60 ले सकते हैं, 12 5 जा प्लस 10 6 जा 60, सो दिस इज 11/60। अब ये 11/60 दोनों ने एक दिन में काम किया है, और यदि दोनों 5 दिन तक, इसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, दे टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज, दोनों ने 5 दिन तक काम किया है साथ में, तो एक दिन का काम है उनका 11/60, ये 11/60 उनका एक दिन का काम है, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो बहुत सिंपल है, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डेज वर्क, तो ये हो जाएगा 11/60 इंटू 5 से सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, 5 12 जा, सो दिस इज 11/12, यानी 11/12 पार्ट काम हो चुका है। तो काम कितना बचा है? वर्क लेफ्ट, तो ये बचा पूरा काम को यदि हम 1 मान लें तो उसमें से 11/12 पार्ट काम हो चुका है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बच जाएगा 1/12, यानी 1/12 जो है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ तो आप इस टाइप के, तो यहाँ पे आज मैं यदि आपके पास 9 या 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ तो आप ये मत समझिएगा, आप कम से कम इसको मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दीजिए। तो अगर आप 10 क्वेश्चन आज करते हैं तो दैट मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व 70 क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझें, उनके बेसिक कंसेप्ट्स को आप ग्रैस्प करने की कोशिश करें। सो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड and returns from B to A with 30 km per hour speed, then average speed of the person। अब अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पीछे, इस पिछले क्वेश्चन से पहले, उसमें भी हमने एवरेज स्पीड निकाला था, और यहाँ पे भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझाने की आवश्यकता है, सो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसमें डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस हम इसका लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस हमने मान लिया x, और अब इस हिसाब से t1 कितना हो जाएगा, आप याद कीजिए हमने ऐसे ही पिछले में भी किया था। तो टाइम t1 यानी टाइम हम निकालें, तो पहले केस में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है x है। सो हमने निकाल लिया दिस इज इक्वल टू x/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरीके से यदि हम t2 निकालेंगे तो t2 कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू x जो कि डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने t1 और t2 निकाल लिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला लिखा था। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x एक तरफ के जाने का, x वापसी आने का, तो x प्लस x हो जाएगा, और t1 और t2 कितना हो जाएगा, x/20 और x/30। सो एवरेज स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज इक्वल टू x प्लस x एक तरफ जाने का, x दूसरी तरफ से आने का, अपॉन स्पीड कितना, वो t1 और t2 कितना है, तो t1 है x/20 प्लस x/30। अब इसको हमने सॉल्व किया तो x प्लस x 2x हो गया। अब इस नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और 30 का 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, 20 3 जा 3 इंटू एक्स 3x, 30 2 जा और 2 इंटू एक्स 2x। इसको यदि आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x अपॉन 5x, और ये 60 ये ऊपर आ जाएगा इंटू 60, x से x कैंसिल हो गया, 5 से ये 12 टाइम्स हुआ, और 12 इंटू 2 ये 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका, इस ट्रेन का एवरेज स्पीड हो गया, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज 24 किलोमीटर पर आवर।
बच्चों ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ a is to b equal to 3/4 and b is to c is equal to 7/9, then a is to b is to c is equal to what? यानी हमें फाइंड करना है a is to b is to c का। देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल इसको तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, a/b इज टू का मतलब आपको पता है, इज टू का मतलब अपॉन होता है, तो a/b इज इक्वल टू 3/4 और b इज टू सी कितना दिया हुआ है, तो b/c ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7/9। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 and 7, ऑब्वियसली ये 28 होगा। अब इसको a/b इज इक्वल टू 3/4 है, तो 4 को यदि 28 में कन्वर्ट करना है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 21/28। अब यहाँ पे हमें इस के न्यूमरेटर को 28 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। So this will give you 7 4s are 28, so this is 28/36। अब आप देख सकते हैं कि इसको यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21/28, और इसे यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28/36। तो आप देख सकते हैं कि a/b यानी a/b इज इक्वल टू 21/28 और b/c यानी b/c इज इक्वल टू 28/36। यानी आप कह सकते हैं कि b की वैल्यू 28 है, a की वैल्यू 21 है और c की वैल्यू 36 है। और सो इसलिए यदि हमें a/b/c निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore a/b/c इज इक्वल टू 21/28/36 एंड दिस इज द आंसर। बच्चों ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 times in 20 years देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें यदि हम p को x मान लेते हैं, हमने p इज इक्वल टू x मान लिया, तो a कितना हो जाएगा, a हमें दिया हुआ है कितना, 7 times यानी 7x। अब यदि पी एक्स है, पी यानी प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं, ए यानी अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट में इज इक्वल टू आप जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी यानी 7x माइनस एक्स यानी 6x। ये 6x क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, टाइम हमें दिया हुआ है 20 ईयर्स और हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सभी, 6x इंटू 100 अपॉन x P है और T 20, x से x कैंसिल हो गया, 25 जा 5 टाइम्स 5 6 जा 30%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30% एंड दिस इज द आंसर। बच्चों ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। और बच्चों मुझे कई बार ये पता चलता है कि इस तरह के खास करके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका एक बार यदि आप कंसेप्ट समझ लें तो आई एम श्योर कि आपको वो जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब के सब प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि A एंड B कैन डू अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. After working together for 2 days, be left. In how many days whole work will be completed? यानी A एक काम को 15 दिन में करता है। हम क्वेश्चन को लिखते भी चलते हैं। A takes 15 days.
ए को यदि 15 डेज लगते हैं तो इसका 1 डे का वर्क कितना हुआ, 1 डे का वर्क हो गया 1/15 पार्ट। बी उसी काम को 10 डेज में करता है तो इसका 1 दिन का काम 1 डे का वर्क कितना हुआ, तो 1/10। और जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक हम पीछे कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको समझने में से प्रॉब्लम होगी। टुगेदर इन 1 डे, ये हो जाएगा, दोनों का 1 दिन का जो काम है उसे हम ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमें मिल गया, इसका एलसीएम लेके, एलसीएम इज 30, सो दिस इज 3 + 2 यानी 5/30। ये इसका क्या हुआ 5/30, ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज 1/6। यानी दोनों यदि मिल जाएं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों 1 दिन में 1/6 काम करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि वर्किंग टुगेदर फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है और उसके बाद बी लेफ्ट कर गया है, बी चला गया है, तो जो बाकी का बचा हुआ काम है वो ए को करना है। तो हमें ये पता करना है कि ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, और हमें क्वेश्चन में इनफैक्ट ये बताना है कि हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 दिन का काम पहले हो चुका है, अब ए उस बचे हुए काम को जितने दिन में करेगा वो प्लस ये 2 डेज, वो दोनों मिला के आंसर होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों ने 1 दिन में 1/6 किया है, तो टुगेदर इन 2 डेज, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा, सो दिस इज 1/3। अब 1/3 काम हो चुका 2 दिन में, काम बचा कितना, वर्क लेफ्ट बचा, पूरा काम 1 है उसमें से 1/3 बचा, माइनस 1/3 काम हो चुका है, सो बचा कितना काम, तो 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब आप याद कीजिए कि जो ए है वो एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो वो 2/3 काम कितने दिन में कर पाएगा। ए एक काम को 15 दिन में 15 डे में करता है, तो यही ए 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, इट विल बी 15 मल्टीप्लाई 2/3, 3 5 जा, सो दिस इज 5 2 ज़ा 10 डेज। यानी ए उस बचे हुए काम को 10 डे में कंप्लीट कर पाएगा। अब हमें याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 दिन का काम पहले हो चुका है, तो देयरफॉर टोटल डेज ये हो गया 2 + 10 यानी 12 डेज, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 1331 इन 3 years एट रेट ऑफ 10%, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। बच्चों इस क्वेश्चन में एक मुझे जो थोड़ी सी कमी दिख रही है, जिस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेट दिया गया है 10%, वो हमें ये नहीं बताया गया है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है उससे देख करके ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सम अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 133 इन 3 years। अब इसका क्या मतलब हुआ 1331 इन 3 years, तो आपको क्या लगता है ये 1331 क्या है, ये अमाउंट है। सो अमाउंट इज 1331, टाइम कितना दिया है n, तो n यानी नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो गया 3, और रेट कितना दिया है, दिस इज 10%। तो अब इस क्वेश्चन में आप याद कीजिए कि अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 टू दी पावर n। अब यहाँ पे ये वैल्यू सारे आप पुट कर लीजिए। a की वैल्यू 1331 है, p की वैल्यू
इनफैक्ट पी हमें फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही हमें फाइंड करना है। सो ये पी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर रेट कितना है 10%, सो दिस इज 10/100। और एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1331 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1/10⁻³ अब इसे जब आप अगले स्टेप में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1331 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1/10, ये हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लेता हूँ, 11/10³ अब यहाँ पे इसको आप और एक स्टेप ले लीजिए तो ये हो जाएगा p इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 10 का क्यूब होता है 1000। ये लो जी, अब आपके सामने बिल्कुल आंसर आ गया। सो ये हो जाएगा 1331, ये 1000 इधर से आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में ये 1331 इधर नीचे आ गया 1331 इज इक्वल टू पी, और इस तरीके से 1331 कट गया। सो p इज इक्वल टू ₹1000। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे बच्चों मैं एक चीज़ आपसे ये बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे आप देखें जो हमें n की वैल्यू दी गई है या इसी क्वेश्चन में 10% सिर्फ है, उसके आगे कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बच्चों मैं वहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा या कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा या कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो इन केसेस में फॉर्मूला यही लगता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसके डिटेल्स के लिए आप इससे रिलेटेड एक पूरा डिटेल SI एंड CI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पूरा वीडियो अलग से हमने तैयार किया हुआ है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना पसंद करेंगे। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे हंसी इसलिए आ गई, आप भी इस क्वेश्चन को देखोगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ पहले। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल एट ₹12345 यानी 12,345 रुपीज़ में किसी आर्टिकल को ख़रीदा। ही सोल्ड इट एट 7% लॉस, उसने उसे 7% लॉस पे बेच दिया। ओके, कहानी खत्म। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट टाइम ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट 12% गेन। नेक्स्ट टाइम he sold the same article at 12% gain. Find the price at which he sold the article second time. अब इस क्वेश्चन को लेके हंसी मुझे इसलिए आ गई कि हमें इसमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल गया 12345 यानी 12,345। अब पहले केस में उसने कितने प्रॉफिट में बेचा या कितने लॉस में बेचा उससे हमें क्या मतलब, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया गया है। इस तरह की भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल अननेसेसरी होंगे एंड वो जानबूझ के दिए जाते हैं जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है ऐसे कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता है और ये भी बताया गया है कि 12% गेन पे बेचा गया है। तो हमें ये बताना है कि उसने उसे कितने प्राइस पे बेचा, प्राइस एट विच। तो आप इसको डायरेक्ट SP के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और एक वैसे यदि आप निकालना चाहें तो मैं वैसे भी निकाल के आपको बता देता हूं। तो आपको करना ये है कि आप 12,345 का 12% निकाल लीजिए यानी 12/100। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ₹1481.4 और कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 12345। तो इसमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 12345 प्लस प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1481.4 और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल गया ₹13826.4 एंड दिस इज द आंसर। तो देखा आपने कैसे ट्रिक से ये इतना भारी भरकम सा क्वेश्चन और जस्ट कुछ सेकंड्स में बन गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मिलते हैं जो कि आपके लिए बढ़िया है, जो आपका टाइम कंज्यूम कर बचाते हैं आपका, ताकि आप जो कुछ वैसे दूसरे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं उनमें आप वो टाइम इन्वेस्ट कर सकें। बच्चों ये हमारा आज का, अब यहाँ पे देखिए यदि टोटल स्टूडेंट के 60% गर्ल्स हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली 100 - 60 यानी 40% बॉयज़ हैं। आप यहीं से एनालिसिस करते चलो।
85% ऑफ बॉयज़ गेट स्कॉलरशिप। अब आप बिल्कुल यहीं से फिर से एक और एनालिसिस कीजिए कि 85% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिला है, दैट मीन्स 15% को नहीं मिला है। 92.5% गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, यानी 92.5% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला है, दैट मीन्स कि 7.5% गर्ल्स को नहीं भी मिला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप्स आर 514। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अब आपको समझ में आया कि मैं शुरू से क्यों कह रहा था एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें जो सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं 85% और 92.5% ये मिलने वालों की है, और हमें जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनका एक्चुअल नंबर 514 बताया गया है। फाइंड हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु गेट द स्कॉलरशिप। फिर एक ट्विस्ट देखिए, हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है ऐसे बच्चों की संख्या का आधा जिन्हें स्कॉलरशिप मिलता है। इन्फॉर्मेशन दिया स्कॉलरशिप मिलने वालों का, बीच में इंसर्ट कर दिया स्कॉलरशिप नहीं मिलने वालों का, और लास्टली हमें निकालना क्या है, स्कॉलरशिप मिलने वालों का। आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग और कितना ट्विस्टिंग है ये क्वेश्चन। सो बहुत सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। अब आप देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या बच्चों, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में जो ये 514 नंबर है ये हमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 514 लेने से ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्सन्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन पर्सन्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते या डेसिमल में नहीं हो सकते। लेकिन मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया देन आई फाउंड कि अगर यहाँ पे 514 की जगह 504 हम ले लें, यहाँ पे 504 हम ले लें, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो मैंने इसे 504 लेके ही सॉल्व किया है। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, तो गर्ल्स हैं 60%, सिक्सटी अपॉन 100 ऑफ एक्स, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हमें मिल गया 3x अपॉन 5। अब बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं, गर्ल्स 60% है तो ऑब्वियसली बॉयज़ 40% है, तो 40 अपॉन 100 ऑफ x, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमें मिल गया 2x अपॉन 5। अब यहाँ पे आप याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि 85% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलता है, दैट मीन्स 15% बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, एंड बॉयज़ की संख्या कितनी है 2x अपॉन 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15% यानी 15 अपॉन 100 ऑफ 2x अपॉन 5 प्लस गर्ल्स में आप देखिए 92.5% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, दैट मीन्स कितने परसेंट को नहीं मिलती है, तो 7.5% को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.5 अपॉन 100, 7.5% ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी है 3x/5। दिस इज इक्वल टू 504। हमें दिया गया है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है उनकी संख्या 514 दी गई है, जिसे हमने 504 रेमेडी करके लिखा है। तो हमारा ये इक्वेशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा लास्टली वो मैं आपको बताऊं। इसके बाद हमारे पास नंबर आया 6x अपॉन 100 प्लस 9x अपॉन 200, और इनको जब हमने सॉल्व किया ये इक्वल टू हमने जो नंबर लिखा था 504, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये आप कर सकते हैं आई एम श्योर, इसलिए मैंने इसको और स्टेप नहीं लिया है। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4800। अब ये x हमने क्या लिया था, आप याद कीजिए, x हमने लिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन में दिखाना चाहूँगा। फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु गेट स्कॉलरशिप। अब आप याद कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 4800, और उसमें से हमने कितना 504 को स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसका मतलब कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4800 माइनस 504, ये हो गया 4296। और हमें क्या बताना है,
तो हमें ये जो एक्चुअली ये जो 4296 हमने निकाला है वो क्या निकाला है, तो देखो 4800 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और 504 क्या है, तो 504 मैंने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप है। तो इसका मतलब कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो 4800 में से हमने 504 को माइनस किया और हमें मिल गया 4296, यानी इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अब हमें पूछा क्या गया है, तो फाइंड द हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु गेट स्कॉलरशिप। तो इन बच्चों का हाफ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 4296 अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चों 2148 और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके लिए और बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं। और एक बार मैं फिर से आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप एफकेट, सीडीएस या बैंक पीओस या एसएससी, सीजीएल या इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सीएपीएफ, इन सब के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दूसरी बात बच्चों की, मैं 9th 10th के एनसीईआरटी के बुक के ऑलमोस्ट प्रत्येक क्वेश्चन का सेपरेटली वीडियोस भी बना चुका हूँ, अभी बना भी रहा हूँ। कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप यदि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चन के से मिलते जुलते उस टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।